कहा जाए कि इन दोनों के विचार आखिर अब कहां गए हैं। लेकिन बीजेपी ऐसी नहीं है। 1952 में हमने देश के सामने एक देश एक संविधान की बात की थी, तो धारा 2019 में भी धारा 370 हटाकर हमने ये साबित करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के नूरपुर कार्यालय और पालमपुर के कार्यालय का श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं जब इस देवभूमि में आया हूं तो कांगड़ा के और हिमाचल के तमाम देवी देवताओं को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। लेकिन यहां आओ और मां चामुंडा को नमन न करूं, मैं यहां आऊं मां ब्रजेश्वरी के को नमन न करूं, मैं यहां आऊं और ज्वाला माता को माथा न टेकूं, मां चिंतपूर्णी को याद न करूं, तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी। जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने और हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में 11 अशोक रोड में वो आए और उन्होंने हमारे कार्यालय में बैठकर हम सबसे चर्चा की। और मुझे याद है आज भी उन्होंने कहा था, क्योंकि मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी के रूप में हेडक्वार्टर इंचार्ज था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, नड्डा जी क्या हम सरकारी भवनों में ही कार्यालय चलाएंगे क्या? कभी हमारा अपना कार्यालय भी होगा? और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे। उन्होंने योजना बनाई कि देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के हेडक्वार्टर पर प्रदेश का हेडक्वार्टर का कार्यालय बनेगा और प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनेगा। ये उन्होंने उन्होंने 887 कार्यालयों की रचना की योजना बनाई। और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि 500 कार्यालय हमने बना दिए हैं। ये 501 और 502 कार्यालय यानी पालमपुर और नूरपुर, और यहां भी प्रदेश में 8 कार्यालय बन चुके हैं। बाकी जो बचे हैं वो अभी बन जाएंगे, ये हमको ध्यान रखना है। 122 कार्यालयों का जमीन को ढूंढने का काम चल रहा है और 116 कार्यालय अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसलिए आने वाले समय में सभी कार्यालय समयबद्ध तरीके से बनेंगे और वो आप सबको समर्पित होंगे। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं, मित्रों ये कार्यालय ही नहीं है। आपने देखा होगा, मैं गया हूं, वो एक संस्कार का केंद्र है, वो ऑफिस नहीं है। ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। बीजेपी के कार्यालय कभी इसके ताले नहीं लगते, ये हमेशा खुला रहता है, 24 घंटा खुला रहता है। और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकारें ओबीसी समुदाय का नुकसान करने पर तुली हुई हैं। दरअसल भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मेघवाल ने आगे ये भी कहा कि आयोग समय समय पर राज्यों के दौरे करता रहा है और अभी 4 राज्यों से संबंधित रिपोर्ट सामने आई है। साथ ही अशोक गहलोत सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ओबीसी का सर्टिफिकेट ही बना नहीं रही है और जिनके बन भी रहे हैं उनका क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। देखिए, हम इन 9 साल के पीरियड को सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कालखंड भी कह सकते हैं। ये ऐसा कालखंड है जिसमें अनसंग हीरोज की पहचान की गई। वो ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिनको इतिहास में महत्व मिलना चाहिए, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए। लेकिन आजादी के बाद की जो सरकारें रही, उनको वो नाम ठीक नहीं लगे,
इतना महत्व नहीं मिला। मैं दो बड़े नाम तो उस जमाने के ले सकता हूं। एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके साथ आप सबको पता है कि वो मान और सम्मान तो नहीं मिला। और राजेंद्र प्रसाद जी जब उनका संस्कार हुआ था तब सब बुक्स में भी है, आपके भी ध्यान में है, मुट्ठी ऐसे रात उठाई थी सरदार पटेल साहब की। मानगढ़ धाम, ये देखिए कितना बड़ा काम उन्होंने किया। और मानगढ़ धाम की विकास की परियोजनाएं, उसके बारे में चिंतन, ये सब हो रहा है। आप देखेंगे कि एक बड़ा काम और हुआ है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। आपको लगता है कि ये जो मूर्तियां चोरी हो जाती थी, ये तस्करी के लोग, तस्कर कितने होते थे और हमारी संस्कृति को नष्ट करते थे, हम कोई बहुत बड़ा उसमें पैरवी नहीं करते थे, हल्की पैरवी करके छोड़ देते थे। तो आप आंकड़ा देखेंगे तो चकित रह जाएंगे। 2014 से पहले खाली चोरी गई 13 मूर्तियां वापिस आई, 13। और 14 के बाद कितनी आई? 231। सीधा स्पीड एंड स्केल। यही नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कालखंड के हर योजना में यही है। उन्होंने स्केल भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ाई। कहां 13 मूर्तियां आई इतने सालों के प्रयासों के बाद, और कहां 2014 के बाद 231 चोरी गई हमारी मूर्तियां, वस्त्र में वापिस आई। देखिए हम इन 9 साल के। तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से एक बड़ा आरोप सामने आया है। जैक डॉर्सी का यह कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में हुए विरोध प्रदर्शन के समय सरकार ने आलोचना करने वाले कई ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे। अब डॉर्सी के इस बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने अपने इंटरव्यू में आखिर ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से भारत की राजनीति में भूचाल आ गया है। दरअसल यूट्यूब पर चैनल में एक बयान दिया गया। सवाल पूछने पर जैक डॉर्सी की तरफ से जो कहा गया है, ये वो बयान सुनिए। India, for example, India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country. Turkey, for example, India is a country that had many requests of us. The fiction that he has put out there for whatever reasons that he's put out there. But the facts are that the government of India has consistently maintained that any platform, whether they are foreign or Indian, whether they are big or small, must comply with Indian laws if they are to operate in India and offer services and products to the Indian citizens. And the most important thing that I would like to share is that certainly that people are now aware of what Twitter was doing during those 2 years. It has come out in the public domain through the Twitter files that Twitter was misusing its power as a platform to selectively de-amplify and selectively de-platform people both in India and abroad. In India, it was a direct violation of Article 14 and Article 19 of our Constitution. Our government has always maintained that any platform, whether that be Twitter or any other platform, in India has to protect every Indian citizen's fundamental rights, Article 14, 19 and 21, and has to be in compliance with Indian law. That is exactly where the government's views are then in 2020 and currently in 2023. So I am deeply disappointed by Jack Dorsey's attempt at lying about what happened, because certainly whatever he has said in yesterday's statement is untrue. And ये ट्विटर के लोग वही हैं जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे। और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये ना भारत का संविधान उस समय मानते थे, ना भारत का
कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। कई बार अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। तो ये सब काम नहीं किया और ट्विटर में जैक डॉर्सी ने क्या किया, अब सब चीजें सामने आ रही हैं। एक बात साफ है, भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। आप आईटी मिनिस्टर थे, क्या वाकई धमकी दी गई थी? ऐसी कोई बात मैंने पहले ही कहा, गलत है, बिल्कुल साफ साफ कहा गया था। मैं आपसे एक बात मैं फिर कहूं, अगर लाल किले पर तिरंगा का अपमान किया गया जो सच्चाई है, तो उसके बारे में अगर आपत्ति की गई, इसे आप मत आगे बढ़ाइए, तो गलत क्या है? Has come forward and has been established. The Twitter ex-founder and their ex-CEO, Mr. Jack Dorsey, has said that Modi government and Prime Minister used to ask for accounts of farmers and their farmer organizations to be blocked, accounts of journalists to be blocked and be shut down. Or otherwise Twitter's office will be raided, their employees will be raided. This proves that we have dictatorship in garb of democracy in the country. Let Prime Minister come forward and answer. Thank you. सोचिए कि जब 3 काले कृषि कानून आए थे, किसान विरोधी कानून, और उन किसानों का दमन किया जा रहा था, जब 1 साल से ऊपर किसान दिल्ली की सरहद पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले झेलते हुए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था। साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। और याद रखिएगा, अपने घमंड और अहंकार में चूर्ण इस देश का डरपोक तानाशाह प्रधानमंत्री तब तक चुप रहा जब तक 700 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं हो गई। और चुनावी नफा नुकसान देखते हुए 3 काले कृषि कानून वापस लिए। लेकिन यह सच है कि जब इस देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, तो इस देश के प्रधानमंत्री उनका दमन कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। रुक करेंगे बिहार का, जहां पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने ललन सिंह के ऊपर बयान देते हुए पलटवार कर दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि पहले बीजेपी को हराना है, उसके बाद विपक्ष ये तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। सुशील मोदी ने अब इस पर हमला करते हुए कहा है कि बारात निकल गई, तब लड़की का चेहरा देखकर तय करेंगे कि दूल्हा कौन होगा। जनता जानना चाहेगी कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला आखिर कौन करेगा। अगर हिम्मत है तो नाम तय कीजिए। और इनका जो सम्मेलन हो रहा है उसमें केसीआर, नवीन पटनायक, मायावती, एचडी कुमारस्वामी नहीं आ रहे हैं। जो आ रहे हैं उसमें आपस में झगड़ा है, हाथ मिलाने से दिल नहीं मिलते। आपस में कितना, अरे जब बारात सज रही है तो दूल्हा भी तो तय होना चाहिए ना। तो इनको डर है कि सिर्फ फुटबॉल हो जाएगा, कोई नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगा, कोई केजरीवाल को स्वीकार नहीं करेगा। अरे जनता जानना चाहेगी ना नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन है। लोग चेहरा देखना चाहते हैं। अगर हिम्मत है तो नाम तय कीजिए, लेकिन ये नाम नहीं तय कर सकते। और देखिए इनका जो सम्मेलन हो रहा है उसमें केसीआर नहीं आ रहे हैं। ये तो केसीआर आए थे ना बिहार, क्यों नहीं आ रहे हैं केसीआर। इनकी बैठक में नवीन पटनायक नहीं आ रहे हैं, जबकि ये गए थे निमंत्रण देने के लिए उड़ीसा, क्यों नहीं आ रहे हैं। एचडी कुमारस्वामी नहीं आ रहे हैं, मायावती नहीं आ रही हैं। और जो लोग आ रहे हैं उनमें आपस में कितना झगड़ा कि बंगाल में पंचायत का चुनाव चल रहा है और परसों कांग्रेस के कार्यकर्ता की टीएमसी के लोगों ने हत्या कर दी। और अधीर रंजन चौधरी का बयान है कि पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर पंचायत का चुनाव कराया जाए। उधर दिल्ली में ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल में तलवार खींची हुई है। आज तक समय नहीं दिया उन्होंने, तो इसलिए ये हाथ मिलाने से दिल नहीं मिलता है। अरे जब बारात और मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर विधानसभा चुनाव 2023 वचन पत्र कमेटी की बैठक चल रही है।
खुद कमलनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस के वचन पत्र को अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श जोरों पर है। ऐसा माना जा रहा है कि नारी सम्मान योजना का वचन पत्र में शामिल होना तय है और प्रियंका गांधी के 100 यूनिट बिजली माफ वाला वादा भी ये इशारा कर रहा है कि कांग्रेस के वचन पत्र में बिजली का मुद्दा भी अहम रहेगा। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में बीएड प्रवेश परीक्षा के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक की गई है। इस बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि प्रश्न पुस्तिका समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए और परीक्षा के बाद संबंधी व्यवस्थाएं सही तरीके से सुनिश्चित करवाई जाएं। साथ ही बताया गया है कि सभी केंद्रीय प्रभारियों और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों और स्टेटर मजिस्ट्रेटों से कहा गया है, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनसे भी कहा गया है कि परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना सुनिश्चित किया जाए। श्री जगमोहन मदान जी द्वारा फिल्म जान है तो जहान है का निर्माण किया जा रहा है और इस पटियाला की ओर रुख करेंगे, जहां गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा का धरना हटवाने के विरोध में किसानों ने पंजाब में कई जगह पर रोष प्रदर्शन किया है। समराला में किसानों ने चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे जाम कर दिया, जबकि किसानों ने पटियाला में हिरासत में लिए किसान नेताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की है। पुलिस की इस कार्रवाई का सख्त विरोध किया जा रहा है और मिली जानकारी के मुताबिक लुधियाना के किसान इकट्ठा होकर नीली के पास पहुंच चुके हैं। रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आवाजाही बंद कर दी गई है और किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही किसानों की आवाज को दबाने के आरोप भी लगाए गए हैं। सर 8 तरीक तो लेके लगातार साडा पावर कारपोरेशन का ਅਸੀਂ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, क्योंकि पिछले साल मई 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਫਸੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਕੱਲ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਓ ਸੀ ਉਹ ਜਬਰੀ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ। ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਦੇ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਅੱਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਨਾ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ 5 ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, जो लोड़वंद चीज़ों को बिल्कुल नहीं रोकते। धरना कितने टाइम तक चलूगा? गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी में युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतक युवक के परिवार ने विजयनगर पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया। साथ ही थाने का घेराव कर हंगामा किया गया है। मृतक पुलिस के कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग और धुलाई का काम करता रहा। बताया जा रहा है कि पुलिस के सब इंस्पेक्टर के फोन करने पर युवक उसके धुले हुए कपड़े देने के लिए गया था। आरोप है कि पूर्व में दी गई एक युवती के द्वारा एक शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया था। अब मृतक युवक के शरीर पर चोट के निशान सामने आए हैं और परिवार पुलिस कस्टडी में हत्या का आरोप लगा रही है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस का पक्ष बेहद ही अलग है। पुलिस के अनुसार युवक को पूछताछ के लिए लाते हुए उनकी कार के एक कैंटर से एक्सीडेंट हुआ था। इसी दौरान युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने एक्सीडेंट की धारा में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है
जब इनको पूछताछ के लिए जिस गाड़ी में आ रहे थे, उस गाड़ी का एक्सीडेंट एक वाहन आयशर कैंटर है उससे होता है और हॉस्पिटल लेकर गए, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया। वाहन आयशर कैंटर चालक हुकुम सिंह और हेल्पर प्रवीण कुमार, इनको पकड़ लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना विजयनगर का दिलशाद खान सन ऑफ इकबाल, इनके खिलाफ एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है। जब इनको पूछताछ के लिए जिस गाड़ी में आ रहे थे, उस गाड़ी का एक्सीडेंट एक वाहन आयशर कैंटर है उससे होता है और हॉस्पिटल लेकर गए, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया। वाहन आयशर कैंटर चालक हुकुम सिंह और हेल्पर। मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी दफ्तर सतपुड़ा भवन में सोमवार को आग लग गई। आग लगने से करीब 25 करोड़ का फर्नीचर और 12,000 से ज्यादा अहम फाइलें जल गई हैं। बताया जा रहा है कि राज्य निदेशालय के लगभग 80% दस्तावेज खाक हो गए। आग लगने की वजह से समय जो है भवन के अंदर 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन उन्होंने समय रहते उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। उनकी जान बचाई गई, लेकिन गनीमत ये रही है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दूसरी बार है जब वहां पर आग लगी है। इससे पहले भी साल 2018 में विधानसभा चुनाव से ठीक बाद में और एक साल में करीब साल 2012 में भी चुनाव के पहले इसी भवन की तीसरी मंजिल में आग लगी थी और अब फिर से एक बार चुनाव है। चुनाव से 4 महीने पहले भवन में आग लग गई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने साजिश करार दिया है इस पूरी घटना को, जबकि सूबे के सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने कहा है कि इस कार्यालय में कोई संवेदनशील दस्तावेज नहीं थे। जाना, नष्ट हो जाना ऐसा नहीं। कई स्थान पर हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, चिपों के अंदर फाइलें रहती है। मेहनत लगेगी पर सभी क्रिएट हो जाएंगी। जो है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और 3 दिन के अंदर इस उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पर जो दस्तावेज की बात है वो सारे के सारे रिक्रिएट हो जाएंगे, यहाँ से लेके केंद्र तक, क्योंकि केंद्र प्रवर्तित योजनाएं भी रहती हैं। उन केंद्र प्रवर्तित योजनाओं दिल्ली तक इसका डाटा रहता है। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली है, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली है। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। प्रदेश और देश के सामने कहा कि ये सरकार घोटालों की सरकार है। घोटाला और पर्याय सरकार एक दूसरे के पर्याय है। मध्य प्रदेश सरकार और घोटाला एक दूसरे के पर्याय है। आप देखो कि इन्होंने CS घोटाला किया, इन्होंने अभी जो महाकाल लोक बनाया उसका घोटाला किया, इन्होंने व्यापम घोटाला किया, इन्होंने कृषि मंत्रालय में घोटाला किया, इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय में घोटाला किया। ऐसे सैकड़ों घोटालों की लिस्ट है। तो ये सरकार घोटाला